हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या होगा कि जो भी इस चैप्टर में नई टर्म्स आने वाली हैं या जो भी चीज़ें नहीं आपके लिए नई है, बिल्कुल न्यू है आपके लिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही ईजी है, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या आता है वो भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बेसिकली अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको पूरा यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर जो है वो समझ आ जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, सब इसको हम इजीएस्ट चैप्टर बोलते हैं। बस आपको क्या करना है, 10-15 मिनट की जो वीडियो है उसको देख लो और आपको पूरा इंट्रोडक्शन जब चैप्टर के हर एक टर्म्स का ही मालूम पड़ जाएगा तो वो बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर 9 क्लास 9 चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। कुछ टर्म्स हैं जो आपके लिए न्यू है, वो अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले यूक्लिड ज्योमेट्री है क्या। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूक्लिड, तो उन्होंने अपने ही अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें, जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं वो कुछ रिसर्च करते हैं, फिर कुछ एक हमारे लिए कुछ लॉज आते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम्स आती हैं। अब ये होते क्या हैं, देखो सबसे पहले एक्सियम क्या होता है। एक्सियम एक ऐसी स्टेटमेंट है जो मैथमेटिक्स के हर पार्ट पे एप्लीकेबल है। अब इससे क्या मतलब है कि वो मैथमेटिक्स के हर एक पार्ट पे एप्लीकेबल है। सी मैथमेटिक्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ज्योमेट्री होती है, अलजेब्रा होता है, ट्रिग्नोमेट्री होती है और स्टैट्स होता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर आती हैं। ठीक है, सो एक्सियम कुछ ऐसी टर्म्स हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट हैं जो मैथमेटिक्स के हर एक पार्ट पे अप्लाई हो सकती है, की जाती है। वो अभी हम पढ़ेंगे कि एक्सियम्स क्या क्या हैं। बहुत ही इजी हैं, छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है फिर पोस्टुलेट्स। अब एक्सियम और पोस्टुलेट क्या है। एक्सियम मैंने आपको बता दिया कि ये मैथमेटिक्स के हर पार्ट पे अप्लाई होती है, वेदर इट इज अ ज्योमेट्री, वेदर इट इज अ स्टैट्स, अलजेब्रा एंड ट्रिगो, कुछ भी हो, सब पे ये अप्लाई होते हैं। पोस्टुलेट्स आर ओनली एप्लीकेबल ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है, जिसमें हम कोई फिगर्स ड्रॉ करते हैं, कुछ जब अभी हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल्स आते हैं, सर्कल्स चैप्टर है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें ज्योमेट्री इंक्लूड होती है, जो ज्योमेट्री के चैप्टर होते हैं। तो पोस्टुलेट कुछ ऐसी स्टेटमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री को ही अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, अब ये पोस्टुलेट्स क्या हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अभी पोस्टुलेट भी है और एक्सियम भी है, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरम हम इस चैप्टर में एज सच नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि थ्योरम हम आगे हर एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। थ्योरम हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, बट फिर भी उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। थ्योरम एक कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जिनको प्रूफ किया जा सकता है कि वो ट्रुथ है। ठीक है, एक्सियम और पोस्टुलेट भी यूनिवर्सल ट्रुथ ही है। ठीक है, यानी कि वो सच्चाई है, सच है। तो ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट हैं जो सच है। जैसे कि अगर एक स्टेटमेंट दूं, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, सो ये एक स्टेटमेंट है और जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसे ही कुछ मैथमेटिक्स में भी सब पे अप्लाई होने वाले एक्सियम होते हैं, ज्योमेट्री पे अप्लाई होने वाले पोस्टुलेट होते हैं, और थ्योरम्स कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जिनको हम ट्रुथ प्रूफ कर सकते हैं कि वो ट्रू है। किसकी हेल्प से, उसको डिफाइन करके या इन एक्सियम्स के थ्रू। ये आप अभी के लिए दिमाग से निकाल दो। ये अगर हो सकता है आप इस चीज से कंफ्यूज हो गए हो। थ्योरम्स बहुत सी सिंपल चीजें हैं, आपको कोई थ्योरम बता दी जाएगी, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपको कुछ, जैसे कि अगर मैंने आपको एक थ्योरम बता दी कि फॉर एन एग्जांपल मैंने एक नॉर्मल से आपको कोई थ्योरम, एक स्टेटमेंट बताई कि ये ट्रुथ है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो आप उस थ्योरम को वहां पे यूज करके वो क्वेश्चन प्रूफ करोगे। वो हम आगे के हर एक चैप्टर्स में करने वाले हैं। फिलहाल इस चैप्टर में अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सियम और पोस्टुलेट्स, जो कि यूक्लिड ने ही बनाए हैं। ठीक है, बहुत इजी है, आपने ये लिखना है, लिख लो। इसके बाद मैं सारे एक्सियम्स लिखूंगी और उसके बाद आपको वन बाय वन सारे एक्सियम्स समझाऊंगी, एंड सेम विद द पोस्टुलेट्स। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सियम्स। तो एक्सियम्स हमारे पास ऑलमोस्ट 6 to 7 एक्सियम्स आर देयर, बट हम एक एक करके सारे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट एक्सियम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। स्टेटमेंट पढ़ने में काफी कॉम्प्लिकेट लग रही है, लेकिन आप इसको एक एक वर्ड पढ़िए और उसको सॉल्व करते जाइए। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग,
अगर ए की मैं बात करूं तो वो, अगर मैं बोलती हूं कि ए जो है वो बी के इक्वल है, करेक्ट, उसके बाद मैं बोलती हूं कि जो बी है वो सी के इक्वल है, ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ए बी के इक्वल है और ये बी सी के इक्वल है, यानी कि ए बी के इक्वल हो गया और बी सी के भी इक्वल हो गया। दैट मीन्स ए और सी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ए और सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये चीज समझ आई कि जब भी देखो, अगर मैं इसको C इज इक्वल टू बी लिखती हूं तो देखो ए भी बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, चाहे यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी एक आपके पास टर्म हो सकता है, ए भी बी के इक्वल है और सी भी यदि वी के इक्वल है तो ए ऑटोमेटिकली सी के इक्वल हो जाएगा। ये आपको लग रहा होगा कि आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन या पहली बार पढ़ रहे हैं और बहुत ही ईजी है ये, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। सो ये एक्सियम आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। सबसे पहली चीज, होल्स का मतलब समझ लो, होल्स का मतलब है टोटल या फिर एडिशन। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मैं एक नंबर लेती हूं 4 जो कि इक्वल है 4 के, ये इक्वल्स है, ठीक है। अब मैं इनमें ऐड कर देती हूं इक्वल्स को ही, एक इक्वल्स मैं ले लेती हूं 2 इज इक्वल टू 2, तो ये भी एक इक्वल है और ये भी एक इक्वल है, दोनों आपस मतलब ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, लाइक ये वाला 2 मैं इधर ऐड कर दूं और ये वाला 2 मैं इधर ऐड कर दूं, तो आंसर भी इक्वल ही आएगा ना। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। तो यही एक एक्सियम है हमारा सेकंड, कि अगर दो इक्वल्स को किसी दो इक्वल्स के साथ ऐड कर दोगे, सो जो होल यानी कि जो आंसर आएगा वो भी आपका इक्वल ही आएगा। बहुत बेसिक चीज है। आई होप ये दोनों एक्सियम समझ आ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। सो नाउ गाइस, थर्ड एक्सियम है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। जो अभी हमने सेकेंड एक्सियम पढ़ा है बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है, बहुत ही ईजी है। इफ इक्वल्स, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं वही एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि 4 इज इक्वल टू 4, ये इक्वल्स हैं, और दूसरा एक इक्वल ले लेती हूँ 2 इज इक्वल टू 2। अगर मैं इस इक्वल में से इस इक्वल को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, यानी कि 4 में से भी इस इधर वाले 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और दूसरी साइड इस 4 में से इधर वाले 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। सो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी इक्वल। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है ये। अब फोर्थ पोस्टुलेट में आप इस कोइंसाइड का मतलब समझ लोगे, वो भी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। फोर्थ एक्सियम, सॉरी, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक शेप लेती हूं, एक सर्कल लिया मैंने, दोनों, ठीक है, दोनों सर्कल, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। वैसे ऐसा होगा नहीं क्योंकि मुझे एक जो चीज प्रूव करनी है वो इक्वल पे ही होगा, बट नहीं बना इक्वल, ठीक है, छोड़ो। सो थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, ये दिखने में यदि इक्वल हैं तो क्या आप इसको सिर्फ देखने से बोल सकते हो कि ये इक्वल हैं? नहीं, क्योंकि आपको उसका रेडियस चेक करना पड़ेगा, सर्कल का रेडियस चेक करना पड़ेगा ना। सो अगर इन दोनों का रेडियस इक्वल है, इसका भी मान लो 2 सेंटीमीटर है और इसका भी मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो पूरा सर्कल आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर किसी भी एक शेप का एक हिस्सा, जो मेन हिस्सा है वो इक्वल है, तो वो दोनों शेप बिल्कुल सिमिलर हैं एक दूसरे के। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, जो एक दूसरे के इक्वल कुछ भी उसका मेजरमेंट है या फिर शेप दिखने में है, तो वो उसकी मेजरमेंट इक्वल होने के साथ साथ ही वो पूरी शेप आपस में इक्वल हो जाएगी। सो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सियम पे। सो नाउ गाइस, लास्ट 3 एक्सियम, 5th 6th 7th यहाँ पे लिख लिए हैं। 7 एक्सियम आर देयर, फिर उसके बाद बस 5 पोस्टुलेट्स हैं आपके पास और ये चैप्टर ओवर। सो 5th जो एक्सियम है वो क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही इजी है, बस स्टेटमेंट में लिख के दे दी तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे। आप मान लीजिए ये आप इसको एक पिज्जा मान लीजिए, ठीक है, ये एक पिज्जा है, तो ये एक पूरा सर्कल है, फुल है, होल है। अगर मैं इसके कोई भी पार्ट लूं, चाहे मैं ये पार्ट लूं, चाहे मैं इसका आधा कर दूं, चाहे मैं इसका 1/4 कर दूं, चाहे मैं इसका कोई भी पार्ट कर दूं, तो
देखो मैं अगर 1/4 की बात करूं और ये पूरा टोटल तो एक 100% है ना, 1/4 हो जाएगा 25%। इस पूरे 100% में से मैं कोई भी पार्ट कर दूं, चाहे वो 25% है, चाहे वो 75% है, चाहे वो 60% है, मैं कोई भी पार्ट ले लूं तो वो हमेशा होल से छोटा ही होगा। बेसिक सी चीज है। जैसे कि अगर एक बकेट है, उसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, अगर मैं इसको कंसिडर करती हूँ 100% और इसका कोई भी पार्ट, मान लीजिए मैं सिर्फ इतना सा पार्ट जो कि 20% है, 20% पार्ट को देखूं तो वो होल से छोटा ही होगा हमेशा। तो इसमें से मैं कितना भी पार्ट कर लूं वो हमेशा जो टोटल यानी कि जो होल होगा उससे छोटा ही होगा। ऑब्वियसली किसी एक पूरी चीज में से आप छोटा सा हिस्सा निकाल लोगे तो वो पूरी चीज से तो छोटा ही होगा ना। आप उसमें से चाहे इतना सा हिस्सा छोड़ के बाकी सारा भी निकाल लोगे तो भी वो पूरे होल में से तो इतना सा हिस्सा भी छोटा ही होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो फिफ्थ एक्सियम ये है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। किसी भी चीज का जो होल टोटल होता है उसका कोई पार्ट करोगे तो वो होल हिस्सा हमेशा बड़ा ही रहेगा, कभी भी उसका पार्ट करोगे तो वो बड़ा नहीं हो सकता। 100% में से 25 क्या 100% से 25% बड़ा हो सकता है? नहीं, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सिक्स्थ और सेवेंथ एक्सियम बहुत ही सिमिलर है और बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। जैसे मैंने आपको अभी जैसे मैं अगर बोलती हूँ ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि एक बी है जो ए के डबल कर दोगे तो उसके इक्वल होगा। ठीक है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। और अगर मैं बोलूँ ट्वाइस ऑफ सी भी बी के इक्वल है, ठीक है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा अपोजिट कर देती हूँ। ठीक है, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए। क्लियर है? Now twice of B is also equals to C। अगर डबल कर दे हम एक सेम थिंग का डबल कर दो और वो दो चीज के इक्वल है A और C के, तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि A भी C के इक्वल होगा। बहुत ही बेसिक सी चीज है। क्या किया, अब इसको डबल कर दो, अगर इसको हाफ भी कर दोगे तो भी वो उसी के इक्वल रहेगा ना, यानी कि A और C तो आपस में इक्वल हो ही जाएंगे क्योंकि ट्वाइस ऑफ B, B और B सेम है। अगर मैं B को 2 मान के चलूं या 3 ले लेती हूं, B को अगर मैं 3 मान के चलूं तो 2 इंटू B यानी कि 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 विच मीन्स 2 3 जा 6 और विच मीन्स 2 3 जा 6। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल ही होंगे ना। तो ये है आपका 6th एक्सियम, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ बी। अब इसी से रिलेटेड है हमारा लास्ट और 7th एक्सियम, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अब जैसे अगर मैं हाफ कर दूं बी का और बोल दूं कि वो ए के इक्वल है, ठीक है, और अगेन मैं बोलूं कि हाफ ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी। हाफ ऑफ बी ए के इक्वल है और हाफ ऑफ बी ही सी के इक्वल है, तो ए और सी अल्टीमेटली दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे? आप ये हाफ, अगर मान लो मैं बी को कंसिडर करती हूं 4, तो बी को मैंने कंसिडर किया 4 और बी को मैंने कंसिडर किया 4, तो जब आप कट करोगे दोनों साइड 2 ही आएगा, तो 2 और 2 आपस में इक्वल है तो C और A भी तो आपस में इक्वल ही होंगे ना। तो ये स्टेटमेंट मैं दोबारा लिख देती हूँ, हाफ ऑफ B इज इक्वल टू A and half of B is equal to C which conclude that A is equal to C। बहुत ही आसान है ये, और ये यहाँ पे हमारे एक्सियम खत्म हो जाते हैं। अब वी आर लेफ्ट विद ओनली 5 पोस्टुलेट्स, जिसको करने के बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। Now let's begin with postulates। अब पोस्टुलेट्स क्या है, मैंने आपको बताया था that only applies on geometry portion। ठीक है, पोस्टुलेट फर्स्ट क्या है, आपको मैं एक चीज बता दूं कि एक्सियम, पोस्टुलेट हो या चाहे थ्योरम हो, इनकी स्टेटमेंट में आप डिफरेंस नहीं लेके आ सकते। यानी कि जब भी आप इनको कहीं भी यूज करोगे, जब भी आपको ये लिखने होंगे, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, नहीं, आपको एज इट इज ये स्टेटमेंट, ये पोस्टुलेट या ये एक्सियम लिखने होंगे, आपको ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, So postulate first है, a straight line may be drawn from any one point to any other point। बहुत ही बेसिक सी चीज है। अगर मैंने एक
जो है एक पॉइंट यहाँ बना दिया और एक पॉइंट यहाँ बना दिया, ठीक है, तो मैं इससे इसको ज्वाइन करूंगी तो वो एक लाइन बन जाएगी। और अगर मैं मान लो एक पॉइंट यहाँ बना देती हूँ और एक पॉइंट यहाँ बना देती हूँ, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगी तो भी तो वो एक लाइन ही बनेगी ना। दैट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आप कैसे भी बना सकते हो, बस आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ने की जरूरत होती है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल सा था ये तो। ऐसे ही सेकंड भी बहुत सिंपल है, अ टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या है कि एक लाइन बन चुकी है, ठीक है, ये टर्मिनेट लाइन है। टर्मिनेट मतलब ये खत्म हो चुकी है, इतनी लाइन हमारे पास गिवन है। कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली, यानी कि अगर मैं चाहूं तो मैं इस लाइन को यहां भी कितना भी इनफाइनाइट बड़ा बना सकती हूं, और मैं अगर चाहूं तो इस लाइन को मैं इधर की साइड भी इनफाइनाइट कितना भी बढ़ा सकती हूं। ये तो सिंपल सी चीज है। आप एक लाइन को अपने राइट हैंड साइड पे भी आप जितनी मर्जी बड़ा कर सकते हो और लेफ्ट हैंड साइड पे भी जितनी मर्जी बड़ा कर सकते हो। सो ये था हमारा सेकंड पोस्टुलेट। नाउ थर्ड पोस्टुलेट सेज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड विद एनी रेडियस। सो बेसिक सी चीज है, एक सेंटर पॉइंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस हमें बोला गया है 4 सेंटीमीटर का लेना है, तो हम उस रेडियस को 4 सेंटीमीटर के रेडियस को हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर यही मैं बोल दूं कि आपके पास सेंटर का जो पॉइंट है वो तो ये है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, लेकिन रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो आप यहां से भी उसको बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। दैट सेज कि कोई भी सेंटर पॉइंट हो, कितना भी रेडियस हो, आप उन दोनों चीज से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। रेडियस कुछ भी हो सकता है, सेंटर कहीं भी हो सकता है, आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड रिपीट कर देती हूँ, एक टर्मिनेटेड लाइन है, आप उसको राइट हैंड साइड चाहो लेफ्ट हैंड साइड चाहो कितना भी लंबा खींच सकते हो। फर्स्ट पोस्टुलेट सेज 2 पॉइंट का होना जरूरी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करोगे, अल्टीमेटली यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब फोर्थ और फिफ्थ केवल 2 पोस्टुलेट बचे हैं, और फिफ्थ जो है लास्ट जो पोस्टुलेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, और जो 99% एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो उसी में से आता है। सो अब चलिए लास्ट के 2 पोस्टुलेट भी पढ़ लेते हैं। So guys, let's move on to fourth postulate which says all right angles are equal to one another। बहुत ही सिंपल है। राइट एंगल क्या होता है आपको मालूम होगा, राइट एंगल होता है 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो अगर मैं एक शेप ये बनाती हूँ, एक एंगल बनाती हूँ विच इज 90 डिग्री, अगर मैं एक एंगल ये बनाती हूँ, ये एंगल भी 90 डिग्री है, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो क्या आप देखो देखने में तीनों अलग हैं, तो क्या आप इसको इक्वल कहोगे? यस, बिकॉज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। सारे 90 डिग्री के जितने भी एंगल्स होंगे, राइट एंगल्स होंगे, वो आपस में इक्वल ही होंगे। बहुत ही बेसिक सी चीज है, और यही हमारा फोर्थ पोस्टुलेट था। फिफ्थ जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। मैं अभी रीड कर रही हूँ, हो सकता है फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आएगा, कोई बात नहीं, आई विल मेक इट क्लियर। इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on 2 straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together then less than 2 right angles, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than the 2 right angles। क्या बोल गए, आपको समझ नहीं आया होगा। देखो सबसे पहले इसी पोस्टुलेट में से कुछ टर्म समझा देती हूँ। इंटीरियर एंगल्स, देखो स्ट्रेट लाइन आपको पता है क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ये मैंने एक शेप बनाई हुई है, ठीक है, एक फिगर काइंड ऑफ बनाया हुआ है। ये जो अंदर से अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। और जो ये बाहर आ रखे हैं इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, जिसकी हमें यहाँ बात ही नहीं करनी। इंटीरियर एंगल समझ आ गया। नाउ 2 राइट एंगल्स, एक राइट एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो 2 राइट एंगल्स कितने होंगे? दोनों को ऐड कर दो, 180 डिग्री होंगे ना, है ना। तो 2 राइट एंगल मीन्स 180 डिग्री। अब हम इसको समझते हैं, बेसिक टर्म्स जो इसमें थी, जो आपको समझ नहीं आनी चाहिए थी बेसिकली, वो आपको समझाती हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, एक स्ट्रेट लाइन अगर 2 स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रही है, ठीक है,
मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। सेम साइड के इंटीरियर एंगल का मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला ए बी, और ये सेम साइड पे, क्योंकि देखो ये लाइन से इधर वाले सेम साइड पे होंगे, ये लाइन से उधर वाले सेम साइड पे होंगे, तो ए और बी सेम साइड पे है, सी और डी सेम साइड पे है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। अगर मैं a प्लस बी करती हूं, यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करती हूं, और इधर c प्लस डी करती हूं, इन दोनों एंगल्स को ऐड करती हूं, तो जिस भी साइड 180 से कम आंसर आएगा, जहां आंसर 180 से कम आएगा, इसको उधर लिखती हूं, देखो 180 से कम आएगा, मान लो a और b इज लेस देन 180 डिग्री। a और b को जब हम ऐड करेंगे, जिस भी साइड, अगर c प्लस डी की साइड, पहले देखो c प्लस डी आएगा नहीं, क्योंकि दिखने में ही एंगल वो बड़े हैं, तो वो 180 ही आएगा, या 180 से बड़ा आएगा, 180 नहीं आएगा। ठीक है, सो a प्लस बी, चाहे इस साइड हो चाहे आप ये भी साइड लगा सकते हो, अगर 180 डिग्री से कम आता है इन दोनों का एडिशन, तो उस साइड को, उन दो लाइंस को हम जब प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक पॉइंट पे आके मीट कर जाती हैं। ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, बट ये एक पॉइंट पे आके मीट कर जाएंगी, याद रखना इस चीज को। देखो, जिस भी साइड इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम आएगा, उन लाइंस को जब आप एक्सटेंड करोगे तो वो एक पॉइंट पे आके मीट कर जाएंगी। ये है हमारा 5th और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। अब दोबारा से रीड करते हैं, बहुत इजी लगेगा। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल हो रही है, देन makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक तो ए और बी है और एक सी और डी है, इन दोनों का अगर लेस देन 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स मैंने बताया क्या है, 180 डिग्री, अगर लेस देन 180 डिग्री आ रहे हैं, देन द 2 स्ट्रेट लाइंस, जो ये 2 स्ट्रेट लाइंस थी, इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, अगर हम इनको बढ़ाए चले जाएंगे, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन द 2 राइट एंगल्स, ये उस साइड आके मिल जाएंगी जिस साइड एंगल का सम 180 से कम है। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा बता देती हूँ, लास्ट है, बहुत इजी लगेगा। अब एक बार फिगर ड्रॉ करती हूँ। अगर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे 2 लाइन फॉल कर रही हैं, ठीक है, 2 लाइन फॉल कर रही हैं, ये एक तो ये इंटीरियर एंगल्स बनेंगे और एक ये इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, इनको मैं ए बी सी डी नेम कर देती हूँ। अब आपको देखने से पता चल रहा है कि ये इस साइड ना थोड़ा छोटा है, वैसे आपको एंगल्स गिवन होंगे, लेकिन इस साइड अभी फिलहाल के लिए आपको ये दिख रहा है कि इस साइड जो है ये ऐसे जा रहा है, तो ए प्लस बी जो है लेस देन 180 डिग्री आएगा, तो यदि इन दोनों को प्लस करके लेस देन 180 डिग्री आता है, तो अगर आप इन लाइंस को प्रोड्यूस करोगे तो वो एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगी। अब देखो इधर की साइड नहीं है ऐसा, सी और डी दिखने में ही पता चल रहा है कि ये 180 डिग्री से ज्यादा आएंगे, हालांकि आपको एंगल्स गिवन होंगे, आप ऐड करके देख लेना, लेकिन ये सी प्लस डी जो है ना लेस देन नहीं आएंगे 180 डिग्री से। तो आप देखो इनको आप कितना भी एक्सटेंड कर लो, ये बड़े ही होते चले जाएंगे, गैप बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा, मीट नहीं करेंगे एक पॉइंट पे आके। तो ये चीज क्लियर हुई। इंटीरियर एंगल्स का सम जब 2 राइट एंगल्स से कम हो, तो उन दोनों लाइंस को, जो स्ट्रेट लाइन थी, जब आप एक्सटेंड करोगे तो वो एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगी। सो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ये चीज़। एंगल्स वगैरह तो आप पढ़ते आए हो, 9th क्लास में आ गए हो तो पढ़ा ही होगा बिल्कुल सब चीज़। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। एक्सरसाइजेज आने वाली वीडियोज़ में हम कवर करेंगे, लेकिन ये अगर इंट्रोडक्शन पूरा देख लिया है
तो वो बहुत ईजी हो गया चैप्टर, आपको सब कुछ आ गया है। बस अब इसको नोट डाउन कर लो, हर एक पोस्टुलेट हर एक एक्सियम को समझ लो, बिकॉज ये पूरी बुक में इस्तेमाल होने वाले हैं। लाइक इस चैप्टर को बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं कि कुछ नहीं है कि क्वेश्चन आना है, बट ये भूल जाते हैं कि इसी चैप्टर से रिलेटेड हमें आगे एक्सियम और पोस्टुलेट का यूज होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।